नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी की नकेल, भ्रष्टाचारी फेल। तो उत्तराखंड में हुए यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी लगातार जमानत पर बाहर आते जा रहे हैं और इसी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब तक कई आरोपी जमानत पर हैं और एकाएक आरोपियों की हो रही जमानत के खिलाफ एसटीएफ अब हाई कोर्ट में अपील करने जा रही है। आपको बता दें कि वीपीडीओ भर्ती धांधली में आरोपी हाकम सिंह रावत और संजीव चौहान की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। और ये भी बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने 3 जनवरी को दोनों ही आरोपियों की जमानत मंजूर की थी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है, यानी कि इसमें आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूकेएसएससी का पेपर लीक का यह पूरा मामला है। इसी मसले को लेकर चर्चा भी करेंगे क्योंकि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। महज उत्तराखंड की बात ना करके अगर हर प्रदेश की बात करें तो ऐसा ही मसला सामने आता है। हर जगह पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है और इसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। वसी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिशुपाल सिंह रावत हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही राजेंद्र पंत यूकेडी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वसी जैदी जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये महज उत्तराखंड को ना लेकर अगर ओवरऑल सारे प्रदेशों की बात की जाए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और इसमें जो सरकार है उसकी भूमिका अहम हो जाती है, वो अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्या वजह है? देखिए, पिछले कुछ सालों में जितने भी पेपर हुए, खासकर भाजपा सरकार के शासनकाल में, और वो सब लीक हुए और इसके बाद जो सरकार की कार्यवाही हुई, एसआईटी बैठी गई, यूपी ट्रिपल एससी का मामला हो, समाज पटवारी का हो, दरोगा भर्ती घोटाला हो, तो इस तरह के मामले हैं, या उसमें विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला हो, ये इस पूरे अगर हम इस घटनाक्रम में देखते हैं तो सबसे बड़े सवाल ये है कि इसमें मंशा जो सरकार की जाहिर होती है वो बड़ी नाकारा साबित हुई है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस चीज का ये है कि अभी तक यूके ट्रिपल एससी के अंदर इतने लंबे समय तक एसआईटी ने जांच की, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लगातार जांच हुई और उसके बाद हाकम सिंह के हाकिम का पता नहीं चल पाया। इतना बड़ा भर्ती घोटाला हो और उसमें किसी की संलिप्तता बड़े स्तर पर ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर एक संशय की भूमिका सामने आती है। और चलिए, दूसरा सबसे बीजेपी बड़ा पहलू प्रवक्ता है कि रविंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी जरा इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं। वसी जी, रविंद्र जी आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। सरकार आखिर क्यों अंकुश नहीं लगा पा रही है? कोई भी एग्जाम आता है उससे पहले और एक यूकेएसएससी लेवल का एग्जाम, इस पर पेपर लीक हो जाता है। देखिए सोनी जी, मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा आपसे थोड़ा सा विलंब के लिए जी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से एक लंबे समय से एक उद्योग की तरह पनपा पड़ा था ये व्यापार पेपर लीक का, जी। एक लंबे समय, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, पटवारी भर्ती, सबसे पहली बात तिवारी जी के शासनकाल में हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री थे, मुझे आज भी याद है, बहुत बड़ा पटवारी घोटाला हुआ था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी, किसी को कोई, और जबकि जिलाधिकारी स्तर और सचिव स्तर के लोगों के ऊपर आरोप लगे थे, ना गिरफ्तारी ना कुछ नहीं हुआ था। आज इतने लंबे समय का नेक्सस जो कांग्रेस ने लगातार इसे पाले हुआ था, आज कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है और इसे तोड़ा ही नहीं है, लगभग हम इसके समापन की ओर हैं। ये जरूर बीच बीच में से ऐसे लोग, आप बताइए किस कदर ये लोग इन्वॉल्व, लेकिन हालात तो अभी भी नहीं सुधर रहे। रविंद्र कुमार जी, मैं जवाब दे दूं रविंद्र जी को? जी वैसे जी आपके पास ही आएंगे।
जी सोनी जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आप देखिए ना कि सचिव स्तर का अधिकारी बैठा हुआ, उसे जरा सा किसी बात का डर ही नहीं, हम्म आराम से पेपर लीक कर लेता है वो बैठ के, हम्म उसकी वाइफ और वो मिलके। हम्म लेकिन इतना जबरदस्त एक लंबे समय से ये नेक्सिस चल रहा था, इस नेक्सिस को तोड़ने का काम माननीय धामी जी ने जिस प्रकार से किया है, हम्म लगातार एसआईटी ने जिस प्रकार से इसमें जांच की है, हाईकोर्ट तक ने इसके ऊपर जो है प्रशंसा करने का काम किया है। हम्म और ये कांग्रेस के कई बड़े नेता हाईकोर्ट तक गए कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करे। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसमें जो है सही तरीके से एसआईटी जांच कर रहा है, और एसआईटी कहीं ना कहीं राज्य की पुलिस की और उसकी जांच की उन्होंने जो है इसकी जो है प्रशंसा करी कि जांच सही दिशा में। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि जो है भारतीय जनता ये है जी ये पेपर लीक के प्रकरण, हाँ ये हो रहे हैं, ये लंबे समय का था ये पाप, लेकिन हाँ इस पाप को यहीं के यहीं काट के खत्म करेंगे। माननीय धामी जी इस काम में नंबर 1 है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। एक भी अपराधी तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका ठिकाना सीधा जेल है। जी जी वसी जी, आप कुछ कह रहे थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच नुकसान छात्राओं को उठाना पड़ता है, छात्रों को उठाना पड़ता है। पहले मैं रविंदर जी की बात का जवाब देता हूँ। उन्होंने एनडी तिवारी जी के शासनकाल की बात की। एनडी तिवारी के शासनकाल में इस तरह के आरोप लगे कि पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था, और उसके बाद जब ये शासन में आई, सत्ता में आई भाजपा 2007 में, तो इन्होंने 56 घोटालों की बात हमारे ऊपर की। 56 घोटालों वाली सरकार, इनके दो आयोग इनके बने, एक बार मेरे ख्याल से शर्मा आयोग का और एक आयोग और था शायद, तो दोनों आयोग की रिपोर्ट ये 5 साल तक पटल पर नहीं रख सके, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ये झूठे हथकंडे अपनाने वाली सरकार है, बदनाम करने वाली सरकार है, झूठे आरोप लगाने वाली सरकार है। अब अगर ये इतनी ही खरी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो आप बताइए, मैं इनके 4-5 मंत्रियों के नाम लेता हूं, अभी तक उद्यान में बवेजे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल जी का बैकडोर भर्ती का मामला सामने आया, क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो किसी पर नहीं होती है, जमानत पर रिहा होकर बाहर घूमते हैं, खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ता है। आते हैं आपके पास, रविंद्र जी लौटेंगे, लेकिन और भी मेहमान हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही शिशुपाल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पेपर लीक मामले में? तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि मैं अपनी बात पूरी करूं क्या? जी जी शिशुपाल जी, आप कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी यूके SSSC का मामला चल रहा है, और इससे खाली उत्तराखंड या उत्तराखंड की सरकार या भाजपा की सरकार या विपक्ष की कांग्रेस ही शर्मिंदा नहीं होगी, बल्कि पूरा देश शर्मिंदा है। बिल्कुल, कि उत्तराखंड में इस तरह का प्रकरण होता है। अभी भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि ये मामला तो एनडी तिवारी के टाइम भी हुआ था, या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि ये भाजपा सरकार के मंत्री और ये सब भ्रष्टाचार में। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आज दिल्ली में जिस प्रकार से हम भ्रष्टाचार अगर कोई भी चाहे हमारा व्यक्ति करे, हम उसको भी बख्शने का काम नहीं करते। उत्तराखंड में ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली भी अछूती नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हम आज भी कह रहे हैं, केजरीवाल साहब आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कहीं कोर्ट में भी कोई मामला नहीं मिल रहा है। और अगर हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता तो पंजाब में हमने स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालने का काम किया। लेकिन उत्तराखंड में आज तक दोनों पार्टियों ने ही भ्रष्टाचार का काम किया है, और इसीलिए अधिकारियों को इससे जो है पनाह मिलती है। और दुखद घटना ये कि अगर एसटीएफ ने जी रविंद्र जी पहले बात सुन लेते हैं। जी जांच की, उस जांच में हम जो है कि कुछ हद तक संतोष हुए कि भाई ठीक, जांच अच्छी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन दुख उस बात का होता है कि जब एक तरफ हमारे कई लोग जो है पेपर लीक मामले में, पेपर छात्रों के साथ बहुत सारा खिलवाड़ करके जो जेल में बंद हैं, लेकिन बीच में फिर उसी चयन आयोग के अंदर के अधिकारी अगर फिर पेपर को लीक कर देते हो, तो ये बड़ी, उससे भी बड़ी दुर्घटना है। बिल्कुल।
जहां तक ये है कि भाई लोगों को जमानत मिल रही है, क्योंकि अब ये तो कानून का दायरा है। लेकिन निश्चित रूप से कई बार मोदी जी ने भी अपने भाषणों में कहा है कि वाकई में जो कानून पुराने समय से चले आ रहे हैं उनमें बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होने से लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। अभी चाहे कई मामले उत्तराखंड के ऐसे हैं कि लोगों को जो है निराश हो जाते हैं, कुछ दिन कहते हैं अपनी बात को, लेकिन उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। और ऐसे ही मामला जो है भर्ती जो घोटाले हुए हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इससे हमें नहीं मुकरना चाहिए कि भाई वाकई में ये गलत काम है, चाहे पार्टी की किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। लेकिन जो हमारा भविष्य है, जो कई सालों से तैयारी करते हैं, माँ बाप अपनी जो है कि जल जीवन बेच के, खेती छात्रों के बेच साथ 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 छात्र इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाने से उनकी मेहनत पे तो पानी फिरता ही है। उनके जो परिजन है, जो गार्जियन है, उनके भी अरमानों को पलीता लगता है। ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ राजेंद्र पंत जी भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे पास एसटीएफ है, रॉ है, लोकल इंटेलिजेंस है, बावजूद इसके इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? परीक्षा आने से ठीक पहले पेपर लीक हो जाते हैं। अनम्यूट करिएगा राजेंद्र पंत जी। सोनी जी, ये जो सरकारें अपनी पीठ अपने आप थपथपाती हैं, मैं इन लोगों को देख के बड़ा हैरान हूं। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई रविंद्र भाई भी हैं और मैं इनके साथ अक्सर डिबेट में बहुत बार आ चुका हूँ जी। और ये इस बात की खुशी भी होती है कि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हैं जी। तो मैं आज धामी जी की तारीफ करता हूँ। ठीक है, धामी जी ने एक कदम तो उठाया, कम से कम एक हाकम को जेल डालने का काम किया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताएगी कि हाकम को हाकम किसने बनाया? हकम सिंह को इतना बड़ा मास्टरमाइंड किसने बनाया या किसकी सरकार पे हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके साठगांठ नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता पाएंगे? ये तो देखो, दोनों पार्टियों का एक ही उद्देश्य है। एक भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाता है, कांग्रेस कहती है हमने ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की हमने ये नहीं किया। दोनों ही पार्टियों के भ्रष्टाचार अगर शुरू से लेकर के आज तक चले, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, 2016 में दरोगा भर्ती हुई, उसकी कोई आज तक कोई बात नहीं हुई। अब वो विजिलेंस में जांच है, वो भी पता नहीं कहां तक जाएगी, कितने दरोगाओं की सेटिंग गेटिंग अच्छी होगी। रविंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। उसके बाद जेईई की भर्तियां हैं, विधानसभा की भर्तियां हैं। 2000 से लेकर 2016 तक जितने भी नेता रहे, क्या वो विधानसभा की भर्तियां लीगल हैं? अगर लीगल है तो रितु खंडरी जी आज सत्य में जयते लिख करके 228 लोगों को बाहर बैठा दिया। आज वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क में बैठे हुए परेशान हो रखे हैं। अगर वो सही है तो 2016 से पहले के सही हैं, तो फिर मिश्रा कमेटी ने कैसे कह दिया कि जैसे 2001 से लेकर 2016 तक की भर्तियां हो रखी हैं, वैसे इनकी भी भर्तियां हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है हमारे बड़े भाई बताएंगे। उसके बाद कई और हमारे पास नाम नहीं कहूंगा, नहीं तो कई ढैंचा बीज जैसे घोटाले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हों। और मैं डरता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो बेफिक्र हैं। जैसे ये कहते हैं ना मोदी जी कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, तो हम भी उनसे कम नहीं है। तो हम अगर घोटाले की बात करेंगे और इस प्रदेश को लूटने वालों की बात करेंगे तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है जी। लिस्ट लंबी हो जाएगी क्या? जी रविंद्र जी, जवाब दीजिएगा। उसके बाद यूकेपीएससी और अभी मैं यहाँ ये भी सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अगर दिल्ली जल बोर्ड से लेकर के अगर कई सारे हमारे पास पेपर हैं, अगर ये भी कहेंगे तो अगली डिबेट में, अभी मेरे पास साक्ष्य में, मैं ऑफिस में जिस जगह बैठा हूँ यहाँ पे मेरे पास पेपर नहीं है, तो पेपर की कॉपी जैसे केजरीवाल साहब दिखाते थे शीला दीक्षित की 370 पेज की फाइल, वैसे मैं दिल्ली जल बोर्ड के पेपर की इनको फाइल दिखाऊंगा, फिर इनको भी बताऊंगा कि आपने कितनी कार्रवाई की। सर मैंने इसीलिए कहा था ना कि दिल्ली भी अछूती नहीं है, इसीलिए मैंने ये बोला था। रविंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिएगा, आप सुन रहे थे। किशनजी जी की सरकार के घोटाले, उसके बाद आपका कुंभ घोटाला, हरीश राव सरकार के अर्ध कुंभ के घोटाले और खंडूरी जी की भर्तियों के घोटाले आज भारतीय जनता पार्टी बता दे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कल से यूकेडी वाले भी तब मलाई खाने में साथ थे। यूकेडी वालों ने भी बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ मलाई खाई है भ्रष्टाचार की। राजेंद्र पंत जी, उसको मत भूलिए। हाँ, उनको भी जांच करो ना। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नुकसान अगर किया तो यूकेडी ने किया, जिसने बार बार भ्रष्टाचारी सरकारों को मदद की है। सरकार में साथ में बैठे हैं, राज्य मंत्री बने, हैं, क्यों नहीं करवाते? जांच चल रही है। जब आम आदमी पार्टी आएगी, ईमानदार सरकार आएगी, जांच होगी।
चलिए, वरिष्ठ हाँ, वो पत्रकार भी मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं इस पूरे मसले को। आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहेगा, किसकी सरकार ने क्या किया, क्या कुछ घोटाले हुए, उस पर हम बाद में चर्चा कर रहे हैं। हम SSSC पेपर लीक के मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी पर रहते हैं। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्यों आखिर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है? कुलदीप राणा जी, अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, देखिए सोनी, ये जो पूरा प्रकरण है UKSSC से जुड़ा हुआ, निसंदेह जब UKSSC का गठन किया गया था, और इस राज्य में सिर्फ UKSSC ही नहीं, इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो हुई है और उसके बाद जो उत्तराखंड में तंत्र विकसित हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, हमारी एजेंसियां हो, या हमारी जो चयन बोर्ड का गठन किया गया हो, उनको लेकर के जो बातें उठी हैं, तो शुरुआत से ही उत्तराखंड राज्य में ये व्यवस्थाएं कटघरे में रही हैं। चाहे 2002 में दरोगा भर्ती प्रकरण हो, पटवारी भर्ती प्रकरण हो, या उसके बाद से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, कई अन्य विषय रहे। तो हमारी जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को, उनके ढांचे को किस प्रकार से पुख्ता किया जाना चाहिए था, उस दिशा में जो दूरदृष्टि चाहिए थी, वो किसी भी सरकार में नहीं रही। और किसी भी सरकार ने उस दिशा में कोई ऐसा ठोस प्रयास भी नहीं किया जो इन चीजों को लेकर के कोई पुख्ता हो सके। अब UKSSC की जब हम बात चर्चा करते हैं, तो UKSSC का जो गठन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय किसकी सरकार थी या वर्तमान में किसकी सरकार है जी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कोई भी आयोग, कोई भी कमीशन जो नियुक्ति से संदर्भित होता है, उसका ढांचा कितना मजबूत होना चाहिए जी। उसको लेकर के, और यहाँ हम तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक विषय अक्सर छूट रहा है। मैं कई बार डिबेट्स में रहा हूँ, यहाँ आपके चैनल पे भी रहा हूँ, कई अन्य चैनल पे भी रहना हुआ, कि पेपर लीक की तो बात होती है, लेकिन पेपर जो बनाए जाते हैं, पेपर कौन तैयार कर रहा है, हम सवाल किन से ले रहे हैं, हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो सवाल, जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है, वो कौन तैयार कर रहा है, वो हर जांच में वो लोग बच जाते हैं। तो जो चीजें हैं वो शुरुआत से पुख्ता होनी चाहिए थी, और उस दृष्टि से उत्तराखंड में कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं कही जा सकती। और चूंकि अब तो लोक सेवा आयोग ने भी निराश किया है कि चीजें पुख्ता हुई हों। हालांकि जो वर्तमान में UKSSC में जिस तरह की चीजें निकल करके आई, भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, वो जनता देख रही है। लेकिन यहाँ पर निसंदेह पुष्कर सिंह धामी का कार्य प्रशंसनीय है कि उनके कार्यकाल में चीजें पकड़ में आई और उन्होंने उनको छिपाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उनको कटघरे में लेकर के आए। अब चीजें कानून के दायरे में हैं, और कानून के दायरे में है तो उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं है कि कोर्ट उस पर क्या निर्णय देता है जी। क्योंकि मैं कल देख रहा था और आज भी समाचार पत्रों में भी आया है कि जो UKSSC से जुड़ा हुआ जो मुख्य अभियुक्त हैं हाकम सिंह, उनकी कई विषयों पर जमानत हो गई है, और STF को दोबारा से हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है उसकी जमानत को लेकर के। तो ये अलग, ये इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट और उसके बाद कोर्ट में बहस का मुद्दा है। लेकिन जो राजकीय स्तर पर, जो सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो चीज होनी चाहिए, वो है व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की। अब क्योंकि जो UKSSC है, ये तो कर्मचारी और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संवर्ग के स्तर की चीजों के चयन को लेकर के हैं, लेकिन इससे ऊपर भी जो शासन और प्रशासन के स्तर पर जो चीजें आती हैं, वो आती हैं आयोग के माध्यम से, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब हम संघ लोक सेवा आयोग पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उसका वो विषय है भी नहीं जी। लेकिन उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है, जो इस प्रदेश की जो प्रशासनिक और शासकीय व्यवस्थाओं में जिसका सबसे महत्वपूर्ण, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए जी, वो रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली और इतनी कमजोर कर दी गई है
कि जब उस पर उंगलियां उठ रही हैं तो उसके नीचे जो अन्य एजेंसियां हैं वो शुरुआती कितनी दौर पे मजबूत ही मान होंगी। लिया जाए कि ढिलाई बढ़ती गई है और कहीं ना कहीं इसका शुरुआत खामियाजा बढ़ती गई नहीं है, शुरुआती दौर से ही ढिलाई इन चीजों को लेकर के छात्राओं चलती आ को रही उठाना थी। पड़ रहा है, जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और बिल्कुल। इसके बाद पेपर लीक हो जाने की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। रविंद्र जी, आप सुन रहे हैं, ये ढिलाई क्यों की जाती है? हालांकि कई छात्रों का भी ऐसा मानना है कि कई ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव से मिल रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर उन्नाव से, सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उन्नाव से बड़ी खबर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पीएचसी और आस भेजा गया है। 2 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा पहुंची, जिसके चलते यह हादसा हुआ। उन्नाव से बड़ी खबर, आमने सामने कारों के टकराने से यह हादसा हुआ है। और आस थाना क्षेत्र के लोधा टिकुर गांव की पास की यह घटना बताई जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोग इस हादसे का शिकार हुए। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। उन्नाव की ये तस्वीर है जहां पर यह सड़क हादसा हुआ है। आमने सामने की जोरदार टक्कर लगने की वजह से यह हादसा हुआ और 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण अवस्थी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अपडेट है इस संबंध में, क्या जानकारी है? बिल्कुल, सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और जो पूरा मामला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है, जो औरास थाना क्षेत्र में पड़ता है। जो घटना स्थल है वो औरास थाना क्षेत्र का है, जिसमें लोधी टिकुर एक गांव है, इसके सामने एक घटना होती है। बताया जा रहा है कि आगरा से लखनऊ की तरफ एक कार बड़ी तेजी से जा रही होती है और अनिश्चित होने के बाद दूसरी लेन पे पहुंचकर एक दूसरी कार से टकरा जाती है, जिसमें इस घटनाक्रम में 5 लोगों की घटना स्थल पे मौत होती है। 3 अन्य जो सवार होते हैं उनको पीएचसी औरास ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। और उसमें से 2 जो गंभीर घायल होते हैं, प्रारंभिक इलाज के बाद उनको लखनऊ भेज दिया जाता है। और बताया यह जा रहा है कि जो गंभीर घायल है उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन उनका इलाज लखनऊ में किया जा रहा है। जी, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ को जा रहे थे जिसके चलते ये हादसे का शिकार हो गए? बिल्कुल, ये क्योंकि पूरा मामला ये एक्सप्रेसवे का है और एक वाहन सवार जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रहे थे, इसलिए उसमें कहीं कतई ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये लोग कहाँ से किस तरफ जा रहे थे। लेकिन जो ये बात है वो ये है कि अभी क्योंकि जो 3 घायल है वो भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, इसलिए उनसे भी अभी कुछ पूछा नहीं जा सका। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है, जो घटनास्थल पर रेस्क्यू कर रहे हैं, कि जल्द इनके जो वाहन मालिक है उनके परिजनों तक ये खबर पहुंचाई जाएगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा ये लोग कहाँ से निकले थे और कहाँ की ओर जा रहे थे। लेकिन ये तय है कि आगरा से चलने के बाद में लखनऊ की ओर इनका वाहन चल रहा था और रास्ते में औरास थाना क्षेत्र पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें, बड़ी खबर उन्नाव से, सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। रुक करेंगे देवभूमि के दंगल का। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। UKSSC पेपर लीक का ये पूरा मामला है। छात्र इतनी मेहनत करते हैं एक अच्छे पद को पाने के लिए और फिर ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके अरमानों को पलीता लग जाता है। बेहद अहम सवाल है और सरकार को भी इसमें संजीदा होने की ज़रूरत है। इसी पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। राजेंद्र पंत जी, आपके पास आएंगे। आखिर इस पर कार्रवाई होती है, फिर जमानत पर बाहर भी आ जाते हैं आरोपी, और मसला हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है।
ऐसा है, देखिए, माननीय न्यायालय पे कोई भी वाद अगर विचाराधीन है तो माननीय न्यायालय पे मैं टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझूंगा बिल्कुल भी। जी। और आज तक के जितने भी माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश किया होगा तो वो मेरे हिसाब से जनता के हित के लिए ही होता है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गए भी थे सीबीआई जांच के लिए, मेरे हिसाब से तो पहले सरकार को उनको वहां तक भेजने की जरूरत ही नहीं थी जब यहाँ एसटीएफ जांच कर रही थी। और उसके बाद हमने स्वयं जाकर के ज्ञापन दिया, हमने कहा कि अब हरकम सिंह तक जो इन्होंने एसटीएफ ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है जी। उसके ऊपर एसटीएफ हाथ नहीं डालेगी। वो पूरी आम आदमी, पूरी जनता को पता था, सारे छात्रों को पता था, जो छात्र वहां बैठते हैं उनको पता था, क्योंकि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर पे एसटीएफ कैसे जाएगी बिना हमने उसके लिए मांग की थी। हमने कहा सीबीआई जांच कीजिए, आप सेंटर से जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। मैं मानता हूं धामी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्होंने हिम्मत रखी, इतना भी करने की हिम्मत रखी, वो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी मैं, यही मेरा प्रश्न रहेगा, आज से 2000 से लेकर के आज तक की जितनी भी भर्तियों में घोटाले हुए या अन्य तमाम घोटाले हुए, उन घोटालों की जांच का क्या ऐसे ही होगा? क्या एक निम्न तबके का अधिकारी पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा और कुछ समय बाद उसको जमानत दे दी जाएगी? मैं अभी पत्रकार साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जहां इसकी जड़ है पहले उस जड़ को क्यों नहीं साफ करते? जड़ साफ होगी तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। तो जड़ को साफ करने की जरूरत है। बाकी तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि आज से लेकर के सारी जो भर्तियां हैं ये सारी घोटाले के अंदर हो रखी हैं, इन भर्तियों का क्या होगा? और बच्चों के जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे भाई लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी उम्र आगे को बढ़ती जा रही है। आज बच्चे परेशान हो चुके हैं, वो कह रहे हैं हम आगे एग्जाम देने लायक के भी नहीं रह गए। तो उनके लिए कौन जवाबदेही होगी? क्या जवाबदेही तय करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना कि आरोप लगाकर? क्योंकि आज सत्ता में भारतीय जनता बैठी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की से पूछना हमारा फर्ज बनता है। जी रविंद्र जी, जड़ें ही खोखली हो चुकी हैं, इनको कैसे मजबूत किया जाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल राजेंद्र जी की बात से एग्री करता हूं कि विपक्ष का काम सवाल करना है, बिल्कुल सवाल करना चाहिए, उसका जवाब हम देंगे। अगर हम कहीं अपने लक्ष्य से इधर उधर हो रहे हैं तो विपक्ष का काम हमारे को हमारे लक्ष्य की ओर दिखाना है कि आपने ये करना है। लेकिन जब सरकार अच्छा काम करती है, जैसे राजेंद्र ने कहा कि धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि हाँ ये सही दिशा में काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक लगता है और सरकार को भी हौसला लगता है कि हम जो है हमारी दिशा जो है काम करने की सही है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये बात विश्वास जगती है कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे को लेकर सही तरीके से सरकार को एग्री कर रही है तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव जाता है कि ये लोग हैं जो सही राजनीति को दिशा दे सकते हैं। लेकिन बात पे जिस प्रकार से देखिए, अभी मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करूंगा, इन्होंने क्या, अब कांग्रेस की बात देखिए, कांग्रेस 2-3 बार इस प्रदेश में सत्ता में रही है, लेकिन एक कार्यकाल में बता दीजिए कितने समय के घोटाले हुए थे। अभी जो दरोगा घोटाला आया है उसमें मैं अखबार के माध्यम से अभी पढ़ रहा था, उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है अपने 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्रियां तक नकली बनवा रखी थी, वो भी जांच के विषय में। तो आप बताइए कि किस प्रकार से ऐसे जो है भर्ती लोगों को दरोगा भर्ती में कर लिया, जिसको आज माननीय धामी जी ने उसकी जांच के आदेश दिए। कुछ जो दरोगा थे उनको अभी कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड भी किया है, निलंबित भी किया है, और जांच दे दी है कि भाई इनकी सही तरीके से जांच करो, क्या है इसमें क्या तथ्य है, क्या सत्य है। और रही, देखिए मैं आपको फिर कहूंगा, देखिए आप बार बार अभी इन्होंने एक बात कही कि विधानसभा वाले मसले में, विधानसभा में जैसे प्रकरण सामने आया तुरंत रितु खंडूरी जी ने 1 महीने में जो अपनी जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी की अपनी सिफारिश को लागू करते हुए तुरंत जितने लोग थे उन लोगों को तुरंत जो है हटाने का काम किया। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वो ले आए, बाद में फिर दोबारा उस पर रोक लगी। जैसा लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपित को बचाने का आरोप लगाया है। कौन से आरोपित है इसमें, मेरी समझ में नहीं आ रहा आरोपित। UKSSC के ही मामले पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का भी यही कहना है कि एसटीएफ सिर्फ जमानत के विरोध में हाई कोर्ट जाने का दिखावा कर रही है। मामले में
ना तो मेरी हैसियत है कि मैं टिप्पणी करूं, ना मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं कि कोई कर सकता है जी। एसआईटी ने यही हाई कोर्ट में एसआईटी की तारीफ की थी, यही हाई कोर्ट में जमानत दी है। अगर हाई कोर्ट में तारीफ महज की थी कि सही आरोपी होंगे, कुलदीप राणा जी आपके पास आएंगे, सही जांच करी है, अगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सही जांच करिए, आज हाई कोर्ट में अगर किसी मामले में, मैं अभी वो जेल से बाहर नहीं आया, मैं एक दर्शकों को आपको बता दूं, वो है जेल में ही है, मुख्य अभियुक्त हाकम सिंह, उसको किसी और मसले में दिए, लेकिन फिर भी एसआईटी उसको दोबारा उसकी पैरवी को लेके हाई कोर्ट जा रही है। जी। कुलदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। हाकम सिंह को देखिए बनाया, उस पर क्या कार्रवाई होगी, हमारी तो ये उम्मीद है। देखिए सोनी, ये जिन चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें हो रही हैं, चलिए इस पर हम बाद में बात कर लेंगे कि हाकम सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। जी कुलदीप जी। देखिए, होना तो यही चाहिए राजनीति में कि जनहित के जो मुद्दे हैं उनको राजनीति चमकाने के लिए उपयोग न किया जाए। बिल्कुल। लेकिन ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक अपरिपक्वता इतनी है कि हम जनहित के मुद्दों को ही राजनीति चमकाने का अपना साधन मान लेते हैं। ठीक। और उत्तराखंड के संदर्भ में अभी हम जिन चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट पर टिप्पणी हो रही थी जी। जब अंकिता प्रकरण हुआ, यहाँ पे हत्याकांड हुआ, तो उस समय जो एसआईटी बनी उसकी जांच को लेकर के तमाम ये विरोध, राजनीतिक विरोध निकल के आया। और ये हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियां जो होती हैं इसका जनता पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। आने वाली जनरेशन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं युवाओं की, छात्रों की, अभ्यर्थियों की, उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं पर चीजें किस दिशा में जा रही हैं। बिल्कुल। उस प्रकरण में भी सवाल खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, एसआईटी अपनी सही दिशा में जांच कर रही है। जी। ठीक है। अगर यहाँ फिर हाई कोर्ट के निर्णय पर सवाल खड़े हुए। वहीं अभी कुछ दिनों पहले ये आपका जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली को हटा दिया गया था। ये प्रकरण हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने इनकी पुनर्बहाली कर दी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर निर्णय मेरे पक्ष में आया तो सही है, सारी चीजें सही है, व्यवस्थाएं सही हैं, और अगर मेरे विपक्ष में आया तो व्यवस्थाएं खराब हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम न्यायालय पर तो भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला है। अगर चीजें गड़बड़ हैं तो क्यों नहीं जो हमारे राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, मैं तो ये तमाम दलों से कहता हूं कि क्यों नहीं वो अपने वकील के माध्यम से वहां पर एफिडेविट डाल करके उसमें पार्टी बनते हैं और तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो तथ्य उनके पास हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जो जांच प्रक्रिया है, जो कोर्ट है, जहां से न्याय मिलने की उम्मीद होती है, वहां चीजें नहीं रखते हैं। हम जनता के बीच में चीजें रखते हैं और उससे नुकसान ये होता है कि जनता भ्रमित होती है। हमें जनता को भ्रमित करने से बचना चाहिए, हमें जन सरोकारों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी तक उत्तराखंड में यही होता आया है। और अगर हम आज भी अगर इन चीजों से नहीं संभलेंगे तो हमारी स्थितियां आगे चल करके बहुत अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल। देखिए, पत्रकार होने का नाते मेरा काम सिर्फ सवाल खड़े करना या आरोप लगाना नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा, उन निर्णयों की प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल। जो निर्णय कटघरे में है उन पर सवाल भी होने चाहिए। आज यूके SSS वाले मामले में निस्संदेह पुष्कर सिंह धामी ने अच्छा काम किया है, उसकी वो प्रशंसनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो यूपीएससी लोक सेवा आयोग का प्रकरण था उस पर मुझे लगता था कि उनको इस मामले को सीबीआई को भेजना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा प्रकरण है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यहाँ की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड का बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है। यूपीएससी आयोग से जो लोग निकलते हैं वो लोग पुलिस के उच्च अधिकारी भी बनते हैं, कल के दिन आईएएस भी होते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, फिर वो उन जिलों में कप्तान होते हैं, गृह सचिव तक जाते हैं। तो वो तमाम सारी चीजें हैं। तो वहां पर हम जरूर सवाल खड़े करते हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकरण में हुआ है, राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस प्रकरण पे जनता को भ्रमित ना करें। अगर उनके पास तथ्य हैं वो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जाएं। इतनी चीज, कोर्ट किसी के लिए बंद नहीं है। जी चलिए, वसी जदी जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में लगातार जो ये भर्तियों में धांधली हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो राज्य की छवि है वो भी धूमिल होती नजर आ रही है। जो भविष्य है छात्रों का वो भी अंधकार में नजर आ रहा है।
सरकार को कैसे अंकुश। हाँ सोनी जी, मैं पिछले घंटे से 40-45 मिनट से आपके साथ हूँ और 30 सेकंड आपने मुझे बोला था, मैं आपने बीच में रोक दिया था जी। और उसके बाद अब मेरा नंबर आया है 40 मिनट के बाद। जी जी। तो जब अगर आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी विपक्ष की बात सुनने की, तो आपको बुलाना नहीं चाहिए जी। उसके लिए माफी चाहेंगे, उसके लिए माफी चाहेंगे। फोटो लगाने वाली बात है तो फोटो लगा सकते हैं। जी जी, उसके लिए माफी चाहेंगे जी। आपको भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा और दे भी रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जब बार बार कांग्रेस की बात आ रही है तो मुझे जवाब देने का मौका देना चाहिए। जी जी जब आप बिल्कुल। बार बार, क्योंकि हमने भी 10 साल उत्तराखंड में सरकार चलाई, जब हम बैठे हैं तो हमें भी अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। जी। अब आप अपना सवाल कीजिए, क्या सवाल जी वसी जैदी जी, हमारा यही सवाल था। एक बार फिर से हम माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आपको मैंने बोला था लेकिन बीच में बात दूसरी आ गई तो उस पर चर्चा होने लगी। सवाल मेरा यही है, कुल मिलाकर जो ये धांधली का मसला, भर्तियों में हो रही धांधली न सिर्फ राज्य की छवि खराब कर रहा है, छात्रों का भविष्य भी अंधेरे में ले जा रहा है, तो इस पर अंकुश कैसे लग सकता है? देखिए, मैं रविंदर जी को सुनना था और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है, कह रहा था कि सुझाव विपक्ष दे तो उनके सुझाव को माना जाएगा। सुझाव लगातार विपक्ष दे रहा है। हाईकोर्ट जाने का भी हमारा मकसद वही था कि जिस तरह से एसआईटी जांच की थी तो हाकिम सिंह के हाकिम तक हम एसआईटी कहीं से कहीं पहुंचने में नाकाम साबित हुई। तो हमारा मानना यह था कि जब आप जांच कर रहे हो तो जांच एक बार निष्पक्ष तौर पर हो जाए। सीबीआई भी आपकी है, केंद्र में भी तो आप ही लोग बैठे हो, तो सीबीआई से इतना डर क्यों था? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कहा कि बिल्कुल हम भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। तो ये यूके ट्रिपल एससी का मामला 2016 में संज्ञान में आया था। उस वक्त हम लोग सरकार चलाते थे यहाँ पर और इस मामले को हमने एसआईटी को सौंपा था। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आ गई थी और इस मामले को तत्कालीन रानीखेत विधायक श्री करण महाराज जी ने सदन में उठाया था कि इसमें सचिव और अध्यक्ष को क्यों बचाया जा रहा है। तो जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री थे श्री प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी ने इस मामले में स्वीकारा था कि वाकई में इस पूरे मामले में टैंपरिंग हुई है। तो 2017 से लेकर अब 2022 तक जिस व्यक्ति ने आरबीएस रावत को बचाया और सचिव बडोनी को बचाने का काम किया, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद आप लोगों ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। तो जैसे भी आप अभी बात कर रहे थे विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की, तो कैसे इस मामले में संभव है कि एक व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे और उनके मामले में बैकडोर भर्ती का मामला हुआ था, वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं, ये कैसे संभव है? उसके बाद सतपाल महाराज जी का एक वहां पर स्टेनो उनके नोट शीट पर उनके सिग्नेचर कर देता है और एक अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है पीडब्ल्यूडी में। वो अधिकारी अभी तक अपने पद पर मौजूद है। उस पूरे मामले के उस घटनाक्रम पर क्या सरकार ने एक्शन लिया, ये बड़ा सवाल है। उस शिक्षा के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, सहकारिता में इतने गंभीर आरोप लगे, अभी तक श्री धन सिंह रावत जी अपने पद पर मौजूद है। इस पूरे मामले का क्या हुआ? सचिव जो उद्यान है, जो उद्यान का निदेशक है बवेजा जी, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, अभी तक उस मामले पर सरकार कोई एक्शन लेने में नाकाम साबित हुई है। तो कैसे कहा जाए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है? रेखा आर्य जी पर आरोप लगे और उनके ऊपर एक घोटाले के, साढ़े घोटाले के आरोप लगे, अभी तक उस मामले पर आप लोगों ने क्या किया? तो जो जीरो टॉलरेंस की सरकार का आप लोग गुणगान गाते हो और आज पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है। एक भी पेपर होता है, एक भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें टैंपरिंग की बात सामने आ जाती है। आज अंधकार में हमारे उत्तराखंड के युवा खड़े हैं। अब 12 फरवरी को दोबारा जो पटवारी और लेखपाल की भर्ती है उसकी परीक्षा होनी है। उससे पहले सरकार हो सकता है कैबिनेट में कोई नकल विरोधी कानून को लेकर एक बड़ा फैसला ले ले। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक जो एक डर और भय का माहौल इन नकल विरोधी लोगों के खिलाफ होना चाहिए, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हाकिम थे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिसके खिलाफ एसआईटी बिल्कुल हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है, वो लोग अपने पदों पर जब तक विराजमान रहेंगे तब तक हम जीरो टॉलरेंस की बात नहीं कर सकते। और बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए युवाओं के लिए भी कि आगे कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी एजेंसी उस परीक्षा को कराएगी तो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। नकल विरोधी एक जो प्रक्रिया है उसे मजबूत किया जाएगा। ये एक बड़ा मामला है जो मुझे लगता है कि रविंदर जी बैठे हैं वो इस सुझाव के तौर पर जी। वसी जैदी जी, क्या वाकई मान लिया जाए कि कार्रवाई में ढिलाई बरती गई है?
देखिए वाकई ढिलाई बरती गई। 2016 के बाद 2017 में जब ये विधानसभा में मामला उठा था, तब अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में इस मामले पर गंभीरता दिखाई होती तो आज हम 5 साल बाद, जो 5 साल पहले की बात है आज हम करते, बल्कि 6 साल होने वाले हैं, तो आज हम एक अच्छा माहौल प्रदेश के अंदर बना सकते थे। और जो दरोगा भर्ती की बात आप कर रहे हो, दरोगा भर्ती में 2020 जनवरी में उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके थे, लेकिन एक फैसला लेने में हमें 3 साल लग गए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं, जिन्हें बचाने की। हालांकि मुझे लगता है इस मामले में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। देखिए सवाल वो नहीं है, एसआईटी ने जांच की, मैं एसआईटी की जांच के ऊपर आरोप नहीं कहीं भी लगाना चाह रहा हूँ जी, लेकिन मेरा मानना यह था कि जब इतना बड़ा गंभीर मामला था और जो एक जांच बड़े स्तर पर जानी चाहिए जी, तो रविंद्र जी आ रहे हैं आपके पास। लोगों के सामने उस एसआईटी उन लोगों के सामने बिल्कुल कमजोर साबित हो जाएगी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे। जब एक बार हाकम के जिनसे रिलेशन थे, हाकम सिंह को बचाने वाले कौन थे, हाकम सिंह को बनाने वाले कौन थे, ये मामला जब तक जनता के बीच में निष्पक्ष तौर पर नहीं आएगा तो हम किसी भी जांच एजेंसी को जिस तरह की जांच की जाएगी, मैं आवाज नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जांच उसके ऊपर प्रभावित होती है और ये बात हमें स्वीकार करनी है। जी जी रविंद्र जी, क्या वाकई जो कार्रवाई में ढिलाई की बात कह रहे हैं आप सुन भी पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार वसी जी की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने जो भी बात रखी, जो भी आरोप लगाए, जो भी भ्रम फैलाए, वो सारे के सारे मैंने सुने। देखिए अभी कुलदीप जी ने एक बात कही थी, इन्हीं की बात को मैं और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कि क्या है कि विपक्ष जो है लगातार भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का और लगातार इस देश की छवि खराब करने का जिस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए रविंदर जी, भ्रम की क्या बात है? देखिए सुनिए, क्या पीडब्ल्यूडी के अंदर सतपाल महाराज जी के वाला मामला सहकारिता में आरोप नहीं लगे? देखिए भ्रम की बात मत कीजिए, आप आरोप की तरह लगाए, सतपाल महाराज जी पे लगाए, सब पे आरोप लगाए आपने, मैं कुछ नहीं बोला। क्या है ये बात तो आज सतपाल महाराज जी ने कही है, ये बात तो सतपाल महाराज जी ने मुकदमा किया डालन वाला थाने में। अब सतपाल महाराज जी ने डालन वाला थाने में मुकदमा किया है अपने के खिलाफ। सतपाल महाराज जी ने क्या मुकदमा किया? उसे हर चीज का सबूत चाहिए और सबूत हर चीज का जो है। भ्रम की बात क्या हुई रविंदर जी? क्या सतपाल महाराज जी ने खुद आरोप नहीं लगाए? आपको एसआईटी आरोप नहीं लगे तो आप कहेंगे सीबीआई तो मोदी जी की है, ये तो कोई काम ही नहीं करने की। तो आप करा लेते ना, हमें तो पहली इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि सीबीआई भी मोदी जी की है। आपको सेटिस्फाई चीन के राजदूत कर सकते हैं जिनके साथ आपके बड़े नेता मीटिंग करते हैं। अरे आप सेटिस्फाई करने के लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं सौंपी? ये भ्रम क्या हुआ कि सतपाल महाराज जी ने खुद आरोप लगाए? क्या निदेशक को लेकर गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी? सुन लीजिए वसी जैदी जी, अभी आप बोल रहे थे और सब सुन रहे थे, तो अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं भी कुछ बोल पाऊं। सतपाल महाराज जी खुद डालन वाले थाने में मुकदमा कराते हैं और आप भ्रम की बात कर रहे हो। रविंद्र जी पूरा समय दिया आपको सोनी जी ने, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। देखिए कुलदीप जी ने एक बात कही, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने का काम और कहीं ना कहीं ये छवि खराब करने का काम। मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि जो बात हम कहते हैं वो बात क्या सही है, इस फैक्ट को एक बार जरूर चेक करा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम बोलते हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे सुनने वाले और आजकल के युवा बहुत सारे होते हैं कि जो हम बोलते हैं उसे सत्य मान लेते हैं। रविंदर जी मेरे एक आरोप को बताइए कौन सा गलत है? ये सत्य आरोप बताइए, इस फैक्ट की जांच भी कर ले और अपने स्वदेशी अखबारों पे, स्वदेशी न्यूज चैनलों पे भरोसा करें। ये कांग्रेस के जो विदेशी चैनल आते हैं, इनके दोस्त बन के यहाँ पे भ्रम फैलाने के लिए अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से इनकी बातों में ना आया करें। अपने स्वदेश के, अपनी कोर्ट पे, अपने जजों पे। छात्रों का हित कैसे होगा? अगर इसी तरीके से पेपर लीक होता रहेगा तो छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा? हम इस पर भी बात कर लें। नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी। देखिए सोनी जी, ये बात हकीकत है, मैं शुरू समय से मान रहा हूँ इस बात को कि ये आते हैं राजेंद्र जी आपके पास। हमारे जो युवा भविष्य इस देश का है, जो इस देश को सुनहरी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए
आगे आना चाहता है, उनके बीच में वैसे लोग आ जाते हैं जो पैसे के बल पे और योग्यता ना होने की वजह से भी उन पदों पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए लगातार धामी जी उन नेक्सेस को पकड़ने का, उनको पकड़ के जेल में डालने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, ये बार बार एक बात और इन्होंने कही है, इन्होंने भी कही है और हमारे आम आदमी पार्टी के, कि हाकिम के हाकिम कौन है। अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार का सबूत है, अगर आप नहीं डरते, राजेंद्र जी के भी सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर। रविंद्र जी, उन्होंने कहा था हाकिम को बढ़ावा किसने दिया, उनके भी सवाल का जवाब दीजिएगा। हाकिम जी ये तो पता ही है उनको। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के हैं, लेकिन हमने पकड़ा है ना, हमने बचाया नहीं है। देखिए, आप इस बात मत कहिए कि बीजेपी के हैं, या हमने जो है जैन की तरह उसको अभी स्वास्थ्य मंत्री के रखा हुआ है, जेल में ये नहीं। देखिए, हाकिम के पीछे जो इतना बड़ा तंत्र है, हाकिम के पीछे जो इतना बड़ा तंत्र आके पकड़े जा रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों की फोटो उनके साथ है, आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों के संबंध हाकिम के साथ है। पूरी सहूलियत लेगा, तनख्वाह लेगा। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तब तो कांग्रेस आप पे आरोप लगा कि आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। ये लोगों को पता है, ये लोगों को पता है। अगर हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, अगर गलत काम करेगा जेल जाएगा। ये ऐसा हुआ है। आपकी तरह नहीं है कि मालिश करवा रहे हैं वहां, बढ़िया फर्स्ट क्लास कैबिनेट मंत्री स्तर की तनख्वाह ले रहे हैं दबा के। शिशुपाल जी, फाइनल कमेंट। जी शिशुपाल जी, देखिए अभी आप भी सुन रहे थे जी, आते हैं आपके पास। जयदी जी आपके पास आएंगे। जो है जयदी जी ने जो बातें रखी है, निश्चित रूप से ये इसमें कोई बहुत बताने की बात नहीं है कि भाई कांग्रेस वाले बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आ जाती है फिर अपने सत्ता में मस्त हो जाते हैं, खुद भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। भाजपा वाले कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आती है तो उसके बाद भाजपा अपने सत्ता में मस्त हो जाती है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ये तो निश्चित रूप से पिछले 22 सालों में दोनों पार्टियों ने जो है इस प्रदेश को लूटने का, खसूटने का काम किया है, और इन्हीं के संरक्षण में जितने भी भ्रष्टाचारी सभी पार्टियां आम जनता के हित की बात करती हैं और फिर आम जनता का हित भूल जाती हैं। आरोप प्रत्युत्तर में अपना कमेंट दीजिए। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, सत्येंद्र जैन निष्पक्ष बाहर निकलेंगे। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर को आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती कि जैसे हम पार्टी ऐसी आम आदमी है, जनता में फैलाने का काम करते। चलिए, सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।